डोडो टीवी। रोज की तरह रोहित अपने स्कूल से घर के लिए निकलता है। आज रोहित बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि स्कूल टेस्ट में उसे बहुत अच्छे नंबर मिले और पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा है कि जब वो मम्मी पापा को ये बात बताएगा तो वो बहुत खुश होंगे, उसे शाबाशी देंगे। तभी रास्ते में उसे एक पेंसिल मिलती है जो दिखने में बहुत ही प्यारी और कलरफुल है। ये पेंसिल तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे लेकर घर जाता हूँ, इससे आर्ट बनाऊंगा, लिखूंगा। ऐसा सोचकर रोहित पेंसिल को अपने बैग में डालकर अपने घर की तरफ चल देता है। रोहित एक 7 साल का बच्चा है जिसके घर में उसकी मम्मी प्रीति, पापा मोहन और छोटी बहन काजल है। घर पहुंचते ही रोहित अपनी मम्मी पापा को अपने नंबर बताता है और वो सुनकर खुश हो जाते हैं। मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये लो बेटा, खाओ, मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। इसी तरह दिन बीतता है और रोहित सो जाता है। अगले दिन रोहित उठता है। माँ, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? माँ, पेट में दर्द है। रोहित स्कूल ना जाने के लिए बहाने बना देता है और प्रीति भी उसकी बात मान लेती है। रोहित अपने कमरे में ही रहता है और कुछ ड्राइंग करता है। रोहित के पापा ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं और वो कार ड्राइव कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कार के मिरर के पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ दिखता है। बड़े बड़े नाखून, उल्टे पैर, बड़ी बड़ी लाल आंखें, जला हुआ सा चेहरा और काली साड़ी पहने एक बड़ा सा साया नजर आता है। डर के मारे मोहन की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वो पिशाचिनी कार में से मोहन को उड़ाकर बाहर ले जाती है। इंसानी खून, अरे कितने दिनों बाद मिला है। ऐसा कहकर वो मोहन का पेट फाड़ती है और उसका खून पीने लगती है। उसके शरीर पर जगह जगह खून के निशान हैं और खून टपक रहा है। पिशाचिनी के मुंह पर खून लगा है और नाखूनों पर भी। पिशाचिनी गायब हो जाती है और मोहन की लाश वहीं बहुत खराब हालत में पड़ी है। प्रीति दरवाजा खोलती है। क्या आप ये फोटो और ये सामान पहचानती हैं? हाँ, पर ये आपके पास कहाँ से आया? सॉरी, पर ये हमें एक डेड बॉडी के पास मिला है। कार का नंबर है PD2354। जी, ये तो मेरे पति की कार है। मुझे माफ कीजिएगा, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। प्रीति वहीं जोर जोर से रोने लगती है। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। रोहित और काजल वहां आ जाते हैं। प्रीति उन्हें पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रीति अखबार में पढ़ती है कि शहर में आजकल अचानक से बढ़ गई एक्सीडेंट की वारदात। अब तक कई गाड़ियों का हो चुका है एक्सीडेंट और एक्सीडेंट स्पॉट के पास गाड़ी में बैठे लोगों की लाश बहुत ही खराब हालत में पाई जाती है। पुलिस एक जगह पर खड़ी है जहां 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। 3 लोगों की लाशें पड़ी हैं और तीनों ही बहुत खराब हालत में हैं। इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जगह सील कर दो। आज का केस मिलाकर अब तक कुल 18 ऐसे केस हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है।
इधर ये न्यूज पढ़कर प्रीति डर जाती है। कुछ देर बाद वो अपने बेटे रोहित को देखने उसके कमरे में जाती है। प्रीति देखती है कि रोहित कमरे में नहीं है और उसका कमरा बिखरा हुआ पड़ा है। ये सब इधर उधर पड़ा हुआ है और वो वहाँ इतने सारे कागज बिखरे हुए हैं। प्रीति उन शीट्स को उठाने आगे बढ़ती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि उन शीट्स में 18 गाड़ियों की ड्राइंग बनी हुई है और अलग अलग शीट पर अलग अलग गाड़ियां हैं और उनमें से एक गाड़ी का नंबर उसके पति का भी है जिसकी मौत हो चुकी है। प्रीति घबराकर रोहित को इधर उधर ढूंढती है। रोहित उसे कहीं नहीं मिलता। वो रोहित की पेंसिल, वो शीट डस्टबिन में डालकर उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसे वो पिशाचिनी नजर आती है। उस बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली पिशाचिनी जिसके पैर उल्टे हैं, बाल उड़ रहे हैं। उसे देखकर प्रीति डर जाती है। क्या सोच रही है? यही ना कि ये क्या ड्राइंग है और तेरा बेटा कहाँ है? तो सुन, ये वो लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनका खून मैं पी गई, जिन्हें मैंने मार दिया और अब मैं तेरे बेटे को लेकर जा रही हूँ क्योंकि अब बस मुझे एक मासूम की बलि देनी है और फिर मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। मैं अकेले किसी को नहीं मार सकती थी अपने श्राप की वजह से, इसलिए मैंने तेरे बेटे की मदद ली और जिनको भी अपना शिकार बनाना चाहती थी मैं उन सब के बारे में उससे ये चित्र बनवाए और बस तेरे बेटे की बलि और मैं हुई श्राप मुक्त। हा 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 हा। ये ले, आखिरी बार अपने बेटे को देख ले। पिशाचिनी के हाथ में रोहित नजर आता है और फिर वो दोनों गायब हो जाते हैं। इधर प्रीति को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो एक ओझा को फोन करती है। ओझा कुछ ही देर में वहां आ जाता है। प्रीति उसे पूरी बात बताती है। मेरे इस ओइजा बोर्ड से जब बुलाऊंगा मैं, चुड़ैल हो या पिशाचिनी, उसका हाथ पकड़ाऊंगा। ऐसा कहकर बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। ओ पिशाचिनी, आ जल्दी से आ। वो ओइजा बोर्ड पर कुछ सिक्के, कुछ सीप और पत्थर रखता है और उन्हें इधर से उधर खिसकाता है। कुछ ही देर में वो पिशाचिनी वहां आ जाती है। ओझा, तूने मुझे नहीं अपनी मौत को बुलाया है। वो तो पता चल ही जाएगा कि किसकी मौत आई है। ओझा अपने मंत्रों की ताकत से अपना ओइजा बोर्ड पर कुछ बनाता है और वो पिशाचिनी दूर जाकर गिरती है। पर वो पिशाचिनी भी कम ताकतवर नहीं थी। इस बार वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से ओझा को हवा में उठा लेती है और घुमाने लगती है। ओझा को भी कुछ जगह चोट लग जाती है। अरे ओ पिशाचिनी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा कहकर वो ओझा अपनी शक्तियों से पिशाचिनी की कैद से छूट जाता है और एक अभिमंत्रित जाल पिशाचिनी के ऊपर फेंक देता है। वो पिशाचिनी चीखने लगती है। अरे बचाओ, बचाओ, ओझा, छोड़ मुझे। ये इस जाल में कैद है और फिर भी अभी तक भस्म क्यों नहीं हुई? तभी ओझा प्रीति से कहते हैं, प्रीति, वो पेंसिल लेकर आओ। प्रीति पेंसिल आती है और ओझा उसे तोड़ देता है। अरे इसे मत तोड़, मेरी जान इसमें है, मत कर, ऐसा मत कर। पेंसिल के तोड़ते ही पिशाचिनी चल जाती है और रोहित भी वापस आ जाता है। सब खुश हो जाते हैं। मनु को बीच पर सनसेट देखना और अकेले टहलना बहुत पसंद था। अक्सर वो काम खत्म करने के बाद शाम के वक्त समुद्र के किनारे चले जाया करती। शनिवार का दिन था। मनु समुद्र की लहरों में टहल रही थी। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था।
अरे ये क्या है? लगता है किसी का कैमरा यहाँ छूट गया है। ये तो कोई बहुत प्रोफेशनल कैमरा लगता है। ये तो कमाल है। मनु उस कैमरे को अपने साथ घर ले आई। रात हो चुकी। मनु ने खाना खाया और उस कैमरे को टेबल पर ही रखा छोड़कर सो गई। लेकिन कोई था जो अब जाग चुका था। अगले दिन मनु ने सुबह जैसे ही टीवी ऑन की, समुद्र के किनारे मिली लाश, शरीर पर मिले किसी बहुत बड़े खतरनाक जानवरों के पंजे के निशान, मौत का समय कल शाम को बताया गया। अरे कल शाम तो मैं वहीं थी, तब तो कुछ नहीं था। आती हूँ। अरे वाह शिखा, बता कैसी है तू? बहुत दिन हुए मिले। मनु और शिखा बातों में लग गए। कुछ देर बाद शिखा की नजर उस कैमरे पर पड़ी। वाओ, ये कैमरा तो मस्त है यार। कब लिया? अरे वो कैमरा तो चल वो छोड़, चल इस नए कैमरे से बाहर चलकर कुछ पिक्चर लेते हैं। मनु और शिखा ने पास ही के पार्क में जाकर कुछ पिक्चर्स ली और घर चले आए। लेकिन उन्हें नहीं पता था उनके साथ साथ एक तबाही चल रही थी। तेरी सोसाइटी में पुलिस आई है, लगता है कोई क्राइम हुआ है। मनु और शिखा ने बाहर निकलकर देखा तो वह हैरान हो गए, क्योंकि पार्क में कुछ लोगों की लाशें पड़ी थी। कुछ तो गड़बड़ है। जो बीच पर हुआ वैसा ही यहाँ पार्क में। अरे मैंने कैमरे से उस वक्त कुछ पिक्चर ली थी, शायद उनमें कुछ क्लू हो। मनु ने दौड़कर कैमरा उठाया, पिक्चर्स देखना शुरू किया। पिक्चर्स देखते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ मनु, तू इतनी परेशान क्यों है? शिखा ने मनु से कैमरा छीन लिया और उन पिक्चर्स को देखते ही उसे भी एहसास हो गया ये कोई मामूली कैमरा नहीं, बल्कि मौत की तस्वीर लेने वाला खतरनाक औजार था। पुलिस ने जरूरी सबूत इकट्ठा करके उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन यह मामला पुलिस की समझ से परे था। मनु, क्या हमें इस कैमरे के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए? हाँ, मुझे भी यही लगता है। चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूँ करो। कौन है? किसकी आवाज है ये? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस कैमरे को छोड़ और भाग यहाँ से। कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात मानते रहो, वरना जो हश्र उन लोगों का हुआ वही तुम दोनों का भी होगा। हमें छोड़ दो, जो तुम बोलोगे हम करेंगे। मैं खुद शिकार नहीं कर सकता क्योंकि इस कैमरे में मेरी जान कैद है। तुम दोनों रोज 3 इंसान की फोटो खींचोगी और मैं अपना शिकार उन्हें बना लूंगा। अगर किसी दिन तुमने मेरे शिकार का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगा। अब मनु और शिखा एक शैतान के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके थे। रोज किसी ना किसी इंसान की फोटो खींचते, हर शैतान शिकार कर लेता। अब तक इतनी मौतें हो चुकी थी, ये पुलिस के लिए केस उलझता ही जा रहा था। मनु और शिखा अपनी जान छुड़ाना चाहती थी।
शिखा हम यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ, मौत आएगी तो आएगी, वैसे भी अभी कौन सा हम जी रहे हैं। एक दिन मनु और शिखा ने उस कैमरे को एक अलमारी में बंद किया, घर से भागने लगी। सर, तो लाशें मिली हैं। इंस्पेक्टर और सिपाही बिना देर किए उस जगह पहुंच गए। ये घर तो मनु का था और वहां लाशें मनु और शिखा की थी। सर, इस इलाके में पिछले 18 दिनों में 40 मौतें हो चुकी हैं सर। सभी लाशों पे एक ही तरह के निशान है, जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से इनका शिकार किया हो। ओके, इससे पहले कि ये कातिल और लोगों की जान ले, उसे पकड़ना होगा। घर की अच्छी तरह से तलाशी कर। चलो। इंस्पेक्टर और सिपाही उस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। हेलो, ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। सुनो, तुम एक बार पूरे घर को और अच्छे से चेक करो। मुझे कमिश्नर सर ने बुलाया, ठीक है? मैं अभी आता हूं। इंस्पेक्टर निकल गया और तभी सिपाही को घर की तलाशी करते हुए अरे वाह, ये कैमरा तो काफी महंगा इंपोर्टेड लगता है। पाइप को बट्टी कर दूंगा, खुद हो जाएगी। सिपाही उस घर को सील करके वहां से निकल गया। मुझे मेरा नया गुलाम मिल गया। कभी कभी लालच मौत का सौदा साबित हो जाता है। इस सिपाही को ये नहीं पता। एक गांव में सावन के महीने में मेला लगता था। गांव के लोग इस मेले के लिए बहुत उत्साही रहते थे, लेकिन इस साल का मेला उनके लिए एक अनजान खौफ लेकर आने वाला था। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, चले जाओ, लेकिन ज्यादा शरारत मत करना। बबलू और उसके 3 दोस्त मेला घूमने गए और वहां खूब मस्ती की, लेकिन घर जाते वक्त जिनकी संख्या 4 थी, अब घर सिर्फ 3 ही लौटे थे। हाय मेरा बबलू, पता नहीं क्या हुआ उसे, न जाने कहाँ चला गया। गांव वालों ने साथ के बच्चों से पूछताछ की, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि बबलू कहाँ गायब हो गया है। लेकिन मेले के कुछ दुकानदारों ने उन्हें बताया कि एक बच्चा कुछ गुब्बारों के साथ उड़ता हुआ आसमान में चला गया था। इस बात पर किसी गांव वाले ने भरोसा नहीं किया। बबलू को ढूंढने की कोशिश में लगे रहे। दिन बीत गया और अगले दिन एक और बच्चा मेले से उसी तरह गायब हुआ। गांव वाले कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही गांव के आधे से ज्यादा बच्चे गुब्बारों से उड़ते हुए रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे और अब पूरा गांव दहशत में था। न जाने अगली बारी किसकी थी। हमको तो लगता है ये किसी बुरी आत्मा का काम है, एक डायन जो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती है। अगले दिन एक बच्चा मेले में था, तभी पीछे से एक बुढ़िया आई। देखने में कुछ अजीब और हाथ में गुब्बारे पकड़े हुए। बेटा, ये लो रंग बिरंगे गुब्बारे। पास ही खड़े लोगों ने उस बुढ़िया को पकड़ लिया और उसके साथ सख्ती से पेश आए। ये बुढ़िया, बता दे कहाँ हैं सारे बच्चे, वरना अच्छा नहीं होगा। बच्चे? कैसे बच्चे? गांव वालों ने उस बुढ़िया को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन बुढ़िया रोने लगी। गांव वाले उस बुढ़िया को छोड़कर हवा में उड़ रहे उस बच्चे का पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। वो गुब्बारे उड़ते उड़ते एक वीरान गुफा पर जाकर रुके।
जल्दी ही गांव वाले भी उस गुफा तक पहुंच गए, लेकिन गुब्बारे के साथ बच्चा जैसे ही गुफा के अंदर गया, गुफा का दरवाजा बंद हो गया। ये भगवान, ये क्या मुसीबत है? अब कैसे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे? एक बात तो साफ थी कि बच्चे इसी गुफा के अंदर हैं, इसलिए गांव वाले वहां से लौट गए। बच्चों को वहां से छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। इधर पूरे गांव में दहशत थी और इसी बीच वो बुढ़िया फिर से गांव में आई। गांव वाले अपने बच्चों को खोकर बहुत गुस्से में थे और वो जलती हुई मशालें लेकर बुढ़िया को मारने के लिए बढ़े। ये बुढ़िया जब से गांव में आई है तभी से हमारे बच्चे गायब हुए हैं। यही है वो डायन, मार डालो इसे, जला कर रख दो इसे। गांव वाले उस बुढ़िया को मारने ही वाले थे कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? उस डायन के चंगुल से तुम्हारे बच्चों को छुड़ाने में मदद। बुढ़िया इन गांव वालों को कहानी सुनाने लगी। अब ये डायन मेरी बेटी है, उसका नाम है बेईमानी। पिछले 40 सालों से शापित, और अब वो मौका आया है जब वह इन मासूम बच्चों के खून को पीकर और शक्तिशाली होना चाहती है। लेकिन उससे पहले कुछ समय के लिए, जब आसमान में काले बादल छाएंगे और चांद आधा हो जाएगा, तब उसकी शक्ति सबसे कम हो जाएगी। वही मौका होगा उसे मारने का, और यह काम कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसने कभी कोई गलत काम न किया हो। कल शैतानी अमावस्या है और कल ही यह करना होगा। गांव वाले यह सब सुनकर मानो सन्न रह गए। उनको एहसास हो रहा था कि उनके बच्चे किस भयानक खतरे में हैं। लेकिन तुम अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहती हो? मैं उसे शाप से मुक्त करना चाहती हूँ। उस डायन को खत्म करने का उपाय तो मिल गया था, लेकिन ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल था जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो। खैर, गांव वालों ने आज खोज जारी रखी और शैतानी अमावस्या आ गई। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। मैं इस खंजर को अभिमंत्रित कर रहा हूं। इस खंजर के छूने भर से उस डायन की मौत पक्की है। शाम होते सभी गांव वाले इकट्ठे होकर हाथों में मशालें लिए गुफा की ओर चल पड़े। खंजर भी साथ ही था, लेकिन वो इंसान नहीं मिल पाया था जिसने कोई गलत काम ना किया हो। सभी गांव वाले उस गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए। आसमान में गहरे काले बादल और जलती मशालों से माहौल मानो रूह कपा देने वाला था। तभी अचानक गुफा का दरवाजा खुला। आ गए तुम लोग, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। गांव वालों के बच्चे सामने जंजीर में जकड़े हुए थे। अपने बच्चों को इस तरह देख गांव वालों को रोना आ रहा था और गुस्सा भी। बहुत जुल्म कर लिया तूने हमारे बच्चों पर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख आदमी, मुझे मारना नामुमकिन है। गांव वालों की आशा मानो टूट चुकी थी। अब उन्हें उस डायन के कहर से कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। उन सभी बच्चों में एक बहुत छोटा बच्चा था। उसने उस खंजर को उठा लिया। अरे वाह, लो ना। जैसे ही डायन ने उस बच्चे के हाथ में वो खंजर देखा, उसे गुस्सा आया और वो खंजर छीनने के लिए आगे बढ़ी। सब एकदम से शांत हो चुका था, मानो कोई तूफान थम गया हो। सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर वापस चले गए।
आखिरकार बेईमानी भरी डायन को मासूमियत के खंजर ने मौत दी और इंसानियत की जीत हुई।